नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। मराठी में मेरा प्रतिपक्ष यूट्यूब चैनल है। इसी प्रतिपक्ष पर मैं पहले हिंदी वीडियो डालता था। अब 6 महीने से ज़्यादा हो गए कि मैंने हिंदी के लिए प्रतिवाद ये अलग यूट्यूब चैनल बनाया है। जिनको सिर्फ भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना है तो आप प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ जो घंटी का सिंबल दिखता है उस पर भी क्लिक करें। दोस्तों, आज फिर से मुझे महाराष्ट्र की राजनीति पर आना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि एक नेशनल मीडिया हो या राज्य का मराठी मीडिया हो, यहाँ एक बात जोर शोर से बताई जा रही है कि शरद पवार और बीजेपी का कुछ साठ गांठ हो गया है और बहुत जल्दी शरद पवार अपने भतीजे के साथ यानी अजित दादा पवार के साथ हाथ मिलाएंगे और दोनों मिलकर जो टूटी हुई एनसीपी नाम की पार्टी है उनकी वो एक कर देंगे। असल में तो ये भी बोला जाता है, मैंने भी एक बार ये शंका आशंका व्यक्त की थी कि क्या सचमुच में भतीजे ने चाचा से बगावत कर दी या ये सब दिखावा था, नौटंकी थी, नाटक था कि भाई ज्यादा से ज्यादा अगर एमएलए या एमपी चुनकर लाने हैं तो पार्टी के दो फाड़ बना दो, एक वहां रहेगा एक वहां रहेगा और अपने घर के लोग ज्यादा रहेंगे। और शरद पवार की राजनीति हम बारीकी से देखी, समझी। पिछले 50 साल में शरद पवार हमेशा एक बात करते रहे कि उन्होंने कभी चुनाव जीता नहीं। उन्होंने मतलब उनकी चुनाव क्षेत्र की बात नहीं, बारामती की बात नहीं कर रहा हूं। शरद पवार की राजनीति हमेशा ऐसी रही कि दूसरी पार्टियों में जो चुनकर आ सकते हैं ऐसे लोगों को अपने पास खींच लेना, उनको तोड़ना, अपने साथ जोड़ना। इसी तरीके से शरद पवार ने अपनी पार्टी बनाई और अपनी राजनीति चलाई है। तो जब सब पैतरे निकामी हो जाते हैं, बिना काम के हो जाते हैं, तब कोई नया पैतरा लाना पड़ता है। तो खुद ही अपनी पार्टी तोड़ दो। जो आज तक दूसरों की पार्टियां तोड़ते रहे वो शरद पवार आखिरी शायद इस पैतरे पर आ गए कि खुद ही अपनी पार्टी तोड़ेंगे और अपनी पार्टी के लोगों को जीतने वाली साइड में भेज देंगे। और शायद वही हुआ। लोकसभा में उनका जो गुट है उसको 8 सीटें मिल गई लोकसभा की, और विधानसभा में उनसे बगावत करने वाले भतीजे का जो ग्रुप है, गुट है, उसको 41 सीटें मिल गई। तो अगर आज की तारीख में हम देखें तो शरद पवार फायदे में है, क्योंकि पिछले लोग विधानसभा चुनाव में उनकी अखंड पार्टी थी तो उनके सिर्फ 54 एमएलए थे। आज उनके 10 और अजीत दादा के 41 मिलकर शायद 51, सॉरी, आज उनके 10 है, 51 यानी लगभग जितने थे उतने बच गए। लेकिन विधानसभा में दोनों के मिलकर 9 एमपी है, जो पिछले चुनाव में सिर्फ 4 थे। और 9 का आंकड़ा इसके पहले शरद पवार ने कभी छुआ तक नहीं था। तो ये जो तरीका है शरद पवार का, वो तरीका उन्होंने अपनी ही पार्टी पर अपने ही घर में आजमाया है क्या, ऐसा मुझे भी आशंका थी। मैंने शायद उस पर एक वीडियो भी बनाया था। तो आज जो चर्चा चल रही है, शरद पवार फिर से मोदी के साथ, बीजेपी के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। और ये करते समय उन्होंने शिवसेना उद्धव ठाकरे ब्रांड खत्म कर दिया है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब नौटंकी कर रहे थे, कुछ लोग बोलते हैं असलियत में घर में ही झगड़ा हो गया है। चाचा और भतीजा, उनका झगड़ा हो गया, अलग हो गए। असलियत क्या है इसका किसी को पता नहीं। हाँ, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस उम्र में 85 या 86 साल की उम्र है शरद पवार की, आज भी वो राजनीति छोड़ने के लिए राजी नहीं है। इनकी पार्टी सिमट गई है 10 एमएलए तक, फिर भी उन्होंने
चुनाव के नतीजे आने के बाद साफ साफ बयान दिया था कि मैं रुकने वाला नहीं हूं। मतलब कोई कितनी भी कोशिश करे, मैं राजनीति करते रहूंगा, राजनीति में और चुनाव में एक्टिव रहूंगा। शायद उनका एक बात है, उन्होंने बार बार कहा है कि अब मैं चुनाव की राजनीति में नहीं रहूंगा, यानी खुद चुनाव शायद नहीं लड़ेंगे। और बात साफ है, अगर वापस उनको राज्यसभा में जाना है, पिछले मेरे ख्याल है 2 या 3 टर्म से शरद पवार राज्यसभा के सदस्य है, लेकिन इस वक्त ऐसी हालत है कि वो अकेले अपनी ताकत पर राज्यसभा में चुनकर नहीं जा सकते, क्योंकि राज्यसभा में चुनकर जाने वाला जो सदस्य है उसको किसी ना किसी विधानसभा के एमएलए का वोट लेकर चुनकर जाना पड़ता है, और उस राज्य में जितनी ताकत होती है उसी तरीके से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते। तो बात साफ है, जिस पार्टी के पास पर्याप्त विधायकों की संख्या है वही पार्टी अपना कोई सदस्य उम्मीदवार राज्यसभा भेज सकती है। तो शरद पवार के अगर सिर्फ 10 एमएलए चुनकर आए तो उतनी संख्या में खुद शरद पवार या उनकी पार्टी का कोई राज्यसभा नहीं जा सकता। हाँ, महाविकास आघाड़ी जो शरद पवार ने बनाई थी उसकी जितनी संख्या है वो पूरी संख्या इकट्ठी कर दी जाए, यानी उबाठा शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी मिलकर एकजुट हो जाए तो सिर्फ 6 में से एक उम्मीदवार वो लोग महाविकास आघाड़ी का करके लोकसभा राज्यसभा भेज सकते हैं। तो खुद शरद पवार अपनी ताकत पर राज्यसभा नहीं जा सकते, इसलिए शायद उन्होंने घोषित किया होगा कि मैं चुनावी राजनीति से अलग हो जाऊंगा, क्योंकि अब खुले आम मैदान में उतरकर लोकसभा चुनाव उनके बस की बात नहीं है, और राज्यसभा के लिए पर्याप्त एमएलए की संख्या उनके पास नहीं है। लेकिन एक बात दूसरी भी है कि अगर जो कुछ पार्टी में टूट हो गई वो सच नहीं है और खुद शरद पवार का ही अगर पैतरा है, तो एक मानना पड़ेगा कि शरद पवार पर महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा के देवेंद्र फडणवीस तो बिल्कुल युवा नेता है, वो भारी पड़ गए। पिछले 50 साल से महाराष्ट्र में यह माना जाता है कि शरद पवार महाराष्ट्र के राजनीति के जादूगर है। मैं तो उल्टा बोलता रहा, शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक बरमूडा ट्रायंगल बन के उभरे। वो जितने लोगों को एक साथ ले लेते हैं उतने लोग आगे चलकर राजनीति में गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। बहुत सारी पार्टियां पिछले 40 साल में जिन्होंने शरद पवार से हाथ मिलाया है, ऐसी कोई पार्टी बची तक नहीं। और ये कांग्रेस से अलग होकर फिर कांग्रेस से जुड़ गए, एक पार्टी के तौर पर कांग्रेस के साथ चले गए, तो कांग्रेस की भी हालत हम देख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर सचमुच में इनके भतीजे ने, अजित दादा ने बगावत की है, तो बगावत के बाद विधानसभा में शरद पवार की जो बुरी हालत हो गई है, इसके पीछे अजित दादा के जितने परिश्रम है उससे भी ज्यादा देवेंद्र फडणवीस की राजनीति काम आई है। क्योंकि लोकसभा में अजित दादा का कुछ फायदा बीजेपी को मिला नहीं। एक तो बीजेपी और पूरी महायुति पीछे पड़ गई थी, 48 में 30 सीटें महाविकास आघाड़ी लेकर गई। बीजेपी के भी कम से कम 14-15 एमपी कम हो गए। खुद फडणवीस ने मान लिया कि बीजेपी के हार, महायुति के हार मेरी है, मैं रिजाइन हो जाता हूं, लेकिन पार्टी ने उनको छोड़ा नहीं और वो लगे रहे। और विधानसभा में फडणवीस ने चमत्कार करके दिखाया। लेकिन फडणवीस जो महायुति को इतना बड़ा बहुमत लेकर आए, उन्होंने सिर्फ चमत्कार नहीं किया, उन्होंने शरद पवार की राजनीति महाराष्ट्र से मानो खत्म कर दी। और वहां से लेकर आज तक पिछले 1-1.5 महीने से शरद पवार राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, ना बयान कर रहे। हाँ, एक बात है
कि आहिस्ता आहिस्ता ये ईवीएम का चमत्कार नहीं बल्कि जनमानस का चमत्कार है, ये मानते हुए शरद पवार हो या उनकी बेटी हो विधानसभा का रिजल्ट मानने लगे। और इसी के कारण आहिस्ता आहिस्ता ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या शरद पवार अपनी बेटी के लिए और अपनी बची कुची उम्र की राजनीति के लिए फिर से बीजेपी के साथ आना चाहते। शरद पवार की राजनीति तोड़ मरोड़ करने की रही तो और एक बात थी कि शरद पवार कभी भी सत्ता से हटकर राजनीति नहीं कर पाए। इनकी राजनीति हमेशा हमेशा सत्ता के इर्द गिर्द घूमती रही, इर्द गिर्द घूमती रही। और हारने के लिए या संघर्ष करने के लिए शरद पवार ने कभी राजनीति नहीं की। वो हमेशा सत्ता के पास रहना चाहते थे और इसलिए एक मानना पड़ता है कि शायद वो अपने भतीजे से हार गए और हार मानना उनकी फितरत नहीं है। वो कितनी भी बोलते ना हिंदी में, गिरे तो भी टांग ऊपर। शरद पवार की राजनीति हमेशा ऐसी ही रही है, कितने भी गिरे वो बताएंगे कि देखो मेरी टांग तो ऊपर है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर असलियत में अजित दादा और उनके चाचा शरद पवार का संघर्ष असली था तो एक बात माननी पड़ेगी कि देवेंद्र फडणवीस ने देखते देखते पवार साहब को उल्लू बनाया, उनकी ही ग्राउंड पर उनका ही सुपड़ा साफ कर दिया। इसका कारण दोस्तों ये है कि शरद पवार को बीजेपी हमेशा 3.5 जिलों का प्राइम मिनिस्टर बोल के उनकी मजाक उड़ाती रही, क्योंकि वेस्टर्न महाराष्ट्र जो है, सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, सातारा और पुणे, ये 5 जिले ऐसे हैं कि वहां 2-3 जिलों में शरद पवार की ताकत अच्छी है, प्रभाव है, और बाकी 2-3 जिलों में उनकी ताकत कम है, लेकिन उनका प्रभाव इन 5 जिलों से छोड़कर और जगह रहा नहीं। और इसलिए बीजेपी हमेशा मजाक उड़ाते रहे कि शरद पवार तो 3.5 जिलों के प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में 1.5 महीने पहले जो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो गया, वहां भी शरद पवार की ताकत बची नहीं है। कोल्हापुर जैसा एक डिस्ट्रिक्ट है जहां से मेरा ख्याल है 10 या 9 एमएलए चुनकर आते हैं, उसमें एक भी एमएलए शरद पवार की पार्टी का नहीं है। दूसरा जिला है सतारा। सातारा जिला ऐसा है कि जहां शरद पवार की ही चलती है, दूसरा कोई वहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी हालत थी। उस सातारा जिले से शरद पवार की पार्टी का गुट का एक भी एमएलए चुनकर नहीं आया है। और पूरे वेस्टर्न महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी के मेरा ख्याल है सिर्फ 5 एमएलए चुनकर आए। 2 उसमें से सांगली के हैं, एक शायद सोलापुर का है, पुणे के 1-2 है। तो हम देखें तो पता चलता है कि शरद पवार का दबदबा, शरद पवार का प्रभाव उनके 5.5 जिलों में भी बचा नहीं। और इसका कारण हमें समझना जरूरी है कि शरद पवार देवेंद्र फडणवीस से जो राजनीति करते आए उनको खत्म करने के लिए शरद पवार ने जो मराठा कार्ड खेला था, जरांगे पाटिल को खड़ा करके देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ, जरांगे पाटिल हमेशा जाति का जहर उगलते रहे। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है तो मराठा वर्सेस ब्राह्मण ऐसा संघर्ष जरांगे पाटिल के माध्यम से शरद पवार बनाते रहे, लेकिन जरांगे पाटिल तो हार गए क्योंकि अब उनको कोई पूछता तक नहीं। और दूसरी तरफ शरद पवार अपने ही गढ़ में 5 जिलों में इतने जीरो हो गए कि आगे चलकर राजनीति करे तो करे क्या, इससे भी बौखला गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या है, क्योंकि बात सीधी है और अगले 4.5 साल तक कोई भी बड़ा चुनाव नहीं है। जिला परिषद, कारपोरेशन, ये चुनाव शरद पवार की बात नहीं है। शरद पवार के लिए राजनीति का मतलब लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है। दिल्ली या मुंबई में जो सत्ता की राजनीति खेली जाती है उसमें शरद पवार एक खिलाड़ी है। वो जिला परिषद, तहसील या
किसी स्थानीय इकाई जो होती है उसके चुनाव की राजनीति शरद पवार नहीं करते। तो 4.5 साल ना विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ना लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो शरद पवार क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये आज जो सरकार महाराष्ट्र में बनी है या दिल्ली में जो मोदी की सरकार बनी है, भले अल्पमत वाली हो, दिल्ली हो या मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, दोनों जगह बीजेपी का अपना बहुमत नहीं है। लेकिन जिस संख्या में महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के एमएलए चुनकर आए हैं और लोकसभा में बीजेपी के 240 एमपी बने हैं, वो दोनों जगह उनकी सरकार, मोदी सरकार हो या महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार हो, वे गिराने की कोई भी कोशिश, सक्सेसफुल होने की छोटी सी भी संभावना नहीं है। इसलिए शायद शरद पवार अब फ्रस्ट्रेट हो गए, वैफल्यग्रस्त हो गए, निराश हो गए और जिंदगी के इस पड़ाव पर हमने बड़े बड़े, खुद शरद पवार किंग मेकर बने, बहुत सारे लोगों को मुख्यमंत्री बना, बहुत लोगों को मुख्यमंत्री पद से नीचे उतारा, बहुत सरकारें बनाई, बहुत सारे सरकारें गिराई। लेकिन आज इस पड़ाव पर अगर एक ही दुखड़ा होगा शरद पवार का, तो मैंने अपनी लाडली बेटी को राजनीति में कुछ नहीं बनाया, तो वो बनाना चाहते हो, इसलिए शायद 4.5 साल रुकने की उनकी तैयारी नहीं है, क्योंकि समय बचा नहीं है। तो इसलिए शायद वो बीजेपी को सरेंडर होना चाहते होंगे। लेकिन ये हुआ कैसा, ये भी सोचते होंगे। पवार का मतलब राहुल गांधी नहीं है, पवार का मतलब उद्धव ठाकरे नहीं है। शरद पवार राजनीति सोचते भी है, अगर गलती हो गई है तो गलती कहाँ हो गई है, ये भी शरद पवार हमेशा सोचते हैं। तो आज शरद पवार क्या सोचते होंगे, ये जब दिमाग में मुझे मेरे आता है, तो मुझे शायद नीरज नीरज की कविता है, जो हिंदी कवि बड़े थे, शायद उनकी पंक्तियां है। कारवा गुजर गया, गुब्बारा देखते रहे। यानी पूरा कारवा निकल गया और हम देखते रहे, गुब्बारा देखते रहे। एक शब्द बदलकर मैं पवार की राजनीति पर कमेंट करूंगा कि कारवा गुजर गया, पवार देखते रहे। लोकसभा से लेकर विधानसभा का चुनाव आते आते कारवा कैसे और कहां से गुजर रहा है, ये पवार देखते रहे। और बोलते ना कविता में जो पंक्ति में लिखा है, गुब्बारा देखते रहे। पवार कांग्रेस, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट और महाविकास आघाड़ी का गुबार देखते रहे। लेकिन कारवा कहां जा रहा है, वो देखना, सोचना और समझना पवार के लिए जरूरी नहीं लगा, और उसकी कीमत पवार आज चुका रहे। वो समझ नहीं पा रहे कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे में जो झगड़ा चल रहा था, मुख्यमंत्री किसकी पार्टी का बनेगा, उसका एक गुब्बारा बन गया था। इतना बड़ा झगड़ा हुआ था कि मानो इनका बहुमत ही आ गया है। लेकिन वैसा नहीं था। बहुमत की बात तो दूर रहे, ये 50 तक नहीं पहुंच पाए और पवार उनको रोक नहीं पाए। इनका झगड़ा यानी गुब्बारा देखते रहे और कारवा निकल गया। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित दादा को साथ लेकर अपना कारवा सत्ता की ओर इतनी बड़ी ताकत में लेके गए कि शरद पवार देखते ही रहे। तो मुझे जो पवार की आज की बीजेपी के साथ जाने की तैयारी चल रही है, उस पर इतना ही कहना है कि वो गाना, वो कविता की पंक्तियां याद आती है, कारवा गुजर गया, पवार देखते रहे, गुब्बारा देखते रहे। शायद पवार रोक सकते थे ये सब चीजें, लेकिन ना उद्धव को रोक पाए, ना कांग्रेस को रोक पाए, और अपनी पार्टी का नुकसान उनका हो गया। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।